हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। देखो जरा ध्यान से। तो जो हमारे पास पहला पार्ट आता है, वो पहला पार्ट क्या है? रिडक्शन। रिडक्शन स्टेप आज की क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए जरा ध्यान से। रिडक्शन स्टेप, इस स्टेप में हम लोग करेंगे क्या? ये फोर्थ पार्ट है। सबसे पहला था क्रशिंग ग्राइंडिंग, दूसरा था कंसंट्रेशन ऑफ ओर, तीसरा था कन्वर्जन स्टेप, चौथा पढ़ रहे रिडक्शन स्टेप। इसमें हम करेंगे क्या? इसमें हम लोग मेटल ऑक्साइड जो हमने इसके पहले वाले स्टेप में बनाया, इस पर हम लोग कोई रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे। हो सकता है कि हमें कोई हीट देनी पड़े, कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी, कोई मीडियम का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि किस मीडियम में रिएक्शन हो रही है, और फाइनली हम लोग इसका रिडक्शन कर देंगे। और रिडक्शन ऐसा करेंगे कि ये जो मेटल ऑक्साइड है, ये किस में कन्वर्ट हो जाए? मेटल में कन्वर्ट हो जाए, प्लस अदर प्रोडक्ट बन जाएंगे। कोई भी अदर प्रोडक्ट है, हमें उन अदर प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, अदर प्रोडक्ट बन जाएंगे। ठीक है। और ये जो मेटल है, ये अपनी प्लस एन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इसकी कोई होगी, कि मान लेते हैं कोई प्लस एन ऑक्सीडेशन स्टेट है, से जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। ये जो मेटल बनेगा दैट इज इन क्रूड फॉर्म। अभी भी ये परफेक्ट प्योर नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी अपन ने अभी मेटल बना लिया फाइनली। अब अपन को कौन सा स्टेप काम में लेना है वो अपन अगर देखें, तो रिडक्शन स्टेप कौन सा लेंगे? रिडक्शन स्टेप, रिडक्शन स्टेप डिपेंड्स ऑन किस बात पे डिपेंड करेगा? रिडक्शन स्टेप पहला डिपेंड करेगा दैट इज टाइप ऑफ मेटल पे। इस पे डिपेंड करेगा टाइप ऑफ मेटल। टाइप ऑफ मेटल का मतलब रिएक्टिविटी से है, कि उसकी रिएक्टिविटी कैसी होगी। रिएक्टिविटी का मतलब क्या है? कि रिएक्टिविटी का मतलब है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के, या फिर हो सकता है कि हमको उसका मेल्टिंग पॉइंट भी देखना पड़े, या फिर अपन उसको कह सकते हैं कि हमको उसका बॉइलिंग पॉइंट देखना पड़े। ये सब चीजें हमारे को देखनी पड़ सकती है। सेकेंड चीज, हमें ये देखना पड़ेगा कि किस मीडियम या किस फेज में इस रिएक्शन को करवाना है। ठीक है। और थर्ड हमें जो देखना पड़ेगा वो टेम्परेचर, कि कितना टेम्परेचर हमें देना पड़ सकता है। इन सब चीजों पर रिडक्शन स्टेप डिपेंड करे। रिडक्शन स्टेप मेनली इन्हीं तीनों पे डिपेंड करता है, क्योंकि अब वो सल्फाइड और था, या वो ऑक्साइड और था, या वो ऑक्सी सॉल्ट था। अब तो वो था ना इस स्टेप में, तो वो ऐसा है ही नहीं। यहाँ तक तो सभी को हमने एक ही रूप में लिया है, दैट इज मेटल। सभी को हम एक ही स्टाइल में लिया है, दैट इज मेटल ऑक्साइड। और अगर मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में आ गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो। हाँ सर। बोलो, कोई ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई हो? नहीं सर। ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें, तो हमारे पास में रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड के लिए अपन कुछ स्टेटमेंट बोलने जा रहे हैं, उसको आप समझना। बड़ा सिंपल सी बात है, मैंने सोचने की बात है, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। किसी भी चीज को किसी मेटल में कन्वर्ट करना, ये चीज मतलब मेटल ऑक्साइड जिसे अपन यहाँ ले रहे हैं, वो जनरली किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करानी है। और रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराने के लिए क्या हमें उसको हीट करना पड़ता है। और हीट करेंगे तब क्या होगा कि जो भी रिड्यूसिंग एजेंट है इस मेटल ऑक्साइड के ऑक्सीजन के साथ तो जुड़ जाएगा। ठीक है। अब वो जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसका काम है इस मेटल ऑक्साइड के ऑक्सीजन को निकालना। उसको निकालना आसान भी हो सकता है और मुश्किल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि उसकी ऑक्सीजन एफिनिटी कितनी है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है। वो मेल्ट ही नहीं हुआ तो रिएक्शन ही नहीं कर पाएगा, सॉलिड फेज में तो रिएक्शन होती ही नहीं है। इस बात पे भी डिपेंड करेगा, और कभी कभी इस बात पे भी डिपेंड करता है कि इम्प्योरिटी कौन सी प्रेजेंट है। इम्प्योरिटी उसके साथ में अगर कोई प्रेजेंट है तो वो कौन सी प्रेजेंट है। तो इसीलिए कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट उसके लिए मोस्ट सूटेबल है, हम लोग ऐसे केस के लिए
कुछ गिब्स फ्री एनर्जी इंटरप्रिटेशंस करके देखते हैं, यानी कि डेल्टा जी की इक्वेशंस बनाकर देखते हैं। वो डेल्टा जी की जो इक्वेशन है उसके दो पार्ट्स होते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये दो पार्ट होते हैं। देखा जाए तो यहाँ पर एक पार्ट है डेल्टा एच और एक पार्ट है टी डेल्टा एस। डेल्टा एच जो पार्ट है वो रिएक्टिविटी को बताता है, जो सिंपली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर बेस्ड है, लेकिन टी डेल्टा एस जो है वो उसके थर्मोडायनेमिक्स को भी बताता है। यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी इंटरप्रिटेशन करने से हमको दो फैक्टर्स को या दो एस्पेक्ट्स को देखना पड़ेगा। एक एस्पेक्ट जिसको अपन ने बोला दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल एस्पेक्ट, इलेक्ट्रोकेमिकल एस्पेक्ट, और दूसरा हमें देखना पड़ेगा दैट इज थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट। ये क्या कह रहा हूं आपको अभी समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पर कि मेरे पास है Cr2O3 और मैंने उसकी एल्यूमिनियम से रिएक्शन करवाई और कंपाउंड बना लिया Cr प्लस Al2O3। तो हमें क्या लगता है कि सर एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में अगर आप देखेंगे तो क्रोमियम से मोर रिएक्टिव है, और अगर ये मोर रिएक्टिव है तो ये तो रिएक्शन करना ही चाहिए, और ऐसी कंडीशन में ये पक्का इस क्रोमियम को +3 से 0 में ले आना चाहिए, यानी कि बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। पर ये जो सोच है ये हमारी गलत है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या इलेक्ट्रोकेमिकल एस्पेक्ट है ये सिंपली रिएक्टिविटी पर डिपेंड करता है जब एंट्रोपी चेंज नहीं होता है, केवल और केवल डेल्टा एच वाला फैक्टर इसके अंदर लगता है। जबकि थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट वाला फैक्टर जो है उसमें डेल्टा एच के साथ साथ टी डेल्टा एस भी लगता है। क्या मतलब, पूरा डेल्टा जी देखना पड़ता है। कैसे, जब आप देखोगे तो ये है सॉलिड, ये है सॉलिड, ये है सॉलिड और ये है सॉलिड, तो ये रिएक्शन करेगा ही नहीं क्योंकि सॉलिड है। तो हमें यहाँ पर अच्छा खासा टेम्परेचर देना पड़ेगा। जब आप इसका टेम्परेचर दोगे तो एंट्रोपी में चेंज आएगा डेल्टा एस। तो क्या बताओ, डेल्टा जी डेल्टा एच के साथ साथ क्या टी डेल्टा एस पे भी डिपेंड करने लग जाएगा, क्योंकि डेल्टा एस चेंज हो रहा है। लेकिन अगर मैं कोई रिएक्शन करा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने इसके पहले भी कराई थी, याद करो, एजी साइनाइड होल ट्वाइस और यहाँ था -1, उसकी रिएक्शन याद करो, हम लोगों ने जिंक या कॉपर के साथ करवा दी थी। लेट्स से जिंक के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। तो जिंक ने अपना साइनो कॉम्प्लेक्स बना लिया था और एजी को रिड्यूस कर दिया था। क्या ये रिएक्शन एक्वस मीडियम में हुई थी, याद करो। जब ये रिएक्शन एक्वस मीडियम में हो रही है तो क्या इनकी एंट्रोपी और इनकी एंट्रोपी ऑलमोस्ट सेम रहेगी, तो डेल्टा एस की टर्म ऑलमोस्ट 0 रहेगी। अगर डेल्टा एस 0 रहेगा तो क्या डेल्टा जी केवल और केवल डेल्टा एच पर डिपेंड करेगा, यानी कि रिएक्टिविटी पर डिपेंड करेगा। इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है वो मोर रिएक्टिव है और वो नीचे वाले को रिड्यूस कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर जिंक ने एजी को रिड्यूस करा, जिंक ले लो, कॉपर ले लो, ये सब रिड्यूस कर सकते हैं एजी को। लेकिन इस पहले वाले एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो केवल और केवल रिएक्टिविटी देखना गलत है, क्योंकि यहाँ डेल्टा एस टर्म जो है वो नॉन जीरो है, एंट्रोपी टर्म नॉन जीरो है। हाँ, अगर आप फाइनल प्रोडक्ट को देखो और इनिशियल रिएक्टेंट देखो तो हो सकता है कि आपको लगे कि डेल्टा एस में तो चेंज ही नहीं आया, पहले भी सॉलिड है और बाद में भी सॉलिड है, पर ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो ये रिएक्शन होने के लिए बीच में इनको मेल्ट होना जरूरी है, जिसको अपन फ्यूजन कहते हैं। तो जब तक ये फ्यूज नहीं होंगे तब तक ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी, और उस समय एंट्रोपी चेंज हुआ, और क्योंकि एंट्रोपी चेंज हुआ तो डेल्टा जी जो है वो डेल्टा एच के साथ साथ टी डेल्टा एस पर भी डिपेंड करेगा। तो आपको जो मैंने पांच तरह के रिडक्शन बताए थे, हाइड्रोलिटिक रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन, कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन, थर्माइट रिडक्शन और इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इनमें इनमें से ये जो पहला वाला रिडक्शन है ये एक्वस मीडियम में हो रहा है, तो यहाँ पर हम प्योरली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखेंगे और काम चलने का।
जो आखिरी वाला है उसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट बिजली है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ही रिड्यूस करेगी। तो यानी कि वहां पर कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है किसी डेल्टा एच वाले फैक्टर की देखने की। लेकिन ये जो बीच वाले हैं कौन कौन, ये तीनों के तीनों, ये तीनों के तीनों में हीटिंग रिक्वायर्ड, सेल्फ रिडक्शन में, कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन में और थर्माइट रिडक्शन में, इन तीनों में हीटिंग इज मस्ट। और इसीलिए इन तीनों को प्रॉपरली समझने के लिए हमको इलेक्ट्रोकेमिकल एस्पेक्ट के साथ साथ थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट भी समझने पड़ते हैं। बोलो मेरा बेटा, क्या यहां तक जो मैंने समझाया उसमें कोई सवाल आपके दिमाग में आ रहा हो तो पूछो। इस बात को स्टेटमेंट की फॉर्म में अभी मेरे पास लिखा हुआ है, मैं आपको दे दूंगा। बोलिए। हाँ सर। हाँ सर, क्या क्या पूछना है मैं वो बोल रहा हूँ, पूछिए। मतलब हाँ, समझ में आ गया। ये समझ में आ गया। सर वापस मतलब से एक बात, हाइड्रोलाइटिक रिडक्शन में अपन रिएक्टिविटी देख सकते, सिर्फ रिएक्टिविटी देखेंगे। क्योंकि एक्वस मीडियम में हो रही है तो जो रिएक्टिव है, जो मोर रिएक्टिव है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो ऊपर होगा, वो नीचे वाले में से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, वो इलेक्ट्रॉन दे देगा उसको, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा उसके लिए। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? चलो इस बात को मैं दिखाता हूँ, आप जरा ध्यान से देखना। यहाँ पर हमारे पास में ये जो नोट्स हम लोग पढ़ रहे थे, इन नोट्स के अंदर हमारे पास रिडक्शन के जो दो नोट्स हैं, अगर अपन उनको ध्यान से पढ़ लें तो अपना सारा काम इनसे हो जाएगा। देखो जरा ध्यान से, सेलेक्ट रिडक्शन स्टेप 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13, ये रिफाइनिंग आ गई। चलो इसको यहाँ तक ले लेते हैं, कॉपी। देखो मेरा बेटा, ध्यान से बोर्ड की तरफ देखना। हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि रिडक्शन जो स्टेप हो रहा है, इस रिडक्शन स्टेप के अंदर मेटल जो है वो किसी रिड्यूसिंग एजेंट मीडियम हीट टेम्परेचर को देखते हुए मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज क्रूड। नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करेगा, और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करेगा, परसेंटेज प्योरिटी क्या है उस पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ इम्प्योरिटी क्या है उस पर डिपेंड करेगा। और ये पूरी हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। इसमें ऊपर वाले बच्चों को याद रहते हैं, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, ये याद रहते हैं, दे आर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर, मंजन कर फिर सुनेंगे प्रभु। क्या बोला मैंने? मंजन कर, मंजन मतलब पीठ साफ कर, मंजन कर फिर सुनेंगे प्रभु। ठीक है, उसके बाद आएगा CUHGAGAUPT। अब पीटी हमको करना नहीं क्योंकि वो तो वैसे ही नेटिव होता है। तो इसके अंदर लिखा है कि HGAGAU के लिए हाइड्रोमेटलर्जी का रिडक्शन करेंगे, जबकि ऊपर वालों के लिए हाईली रिएक्टिव के लिए इलेक्ट्रोमेटलर्जी का रिडक्शन करेंगे। लेकिन जो बीच वाले जो लोग हैं, कौन कौन? हाईली रिएक्टिव में MnZn क्रोमियम, MnZn क्रोमियम आयरन टिन लेड, ये सब जो है इसमें Mn और क्रोमियम के लिए एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस करते हैं। क्या करते हैं इसके लिए? एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस। जिंक आयरन और टिन के लिए स्पेशली कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन करते हैं। उसके अलावा लेड और कॉपर के लिए सेल्फ रिडक्शन करते हैं। लेकिन इन तीनों प्रोसेस के अंदर, इन तीनों प्रोसेस को हम लोग, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन बोलते हैं, इसको हाइड्रोमेटलर्जिकल रिडक्शन बोलते हैं, इस वाले को हम लोग पायरोमेटलर्जिकल रिडक्शन बोलते हैं, या फिर अपन इसको पायरोमेटलर्जी बोलते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ये पायरोमेटलर्जी क्या है, पायरो मतलब हीट, और यही प्रोसेस में पायरो मतलब हीटिंग इज इन्वॉल्व, हीटिंग या टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर इज इन्वॉल्व। और इसीलिए हम इन सबको बोलते हैं पायरोमेटलर्जी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी, और इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोमेटलर्जी। तो तीन तरह की मेटलर्जी हो गई। एक हो गई इलेक्ट्रोमेटलर्जी, और
नीचे वाली हो गई दैट इज हाइड्रोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी। और ये वाली जो होगी दैट इज पायरोमेटलर्जी। क्या पायरोमेटलर्जी क्या है? जब हीटिंग या टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर इज इन्वॉल्व, उसको अपन पायरोमेटलर्जी कहते हैं। अब जो स्टेटमेंट मैंने आपको बोला था, वो मतलब जो चीज मैंने आपको पढ़ाई थी वो स्टेटमेंट की फॉर्म में यहाँ लिखी हुई है। ये लिखकर टाइम खराब होता, तो इसलिए मैंने इसको लिखे हुए को आपको पढ़ा रहा हूँ। क्या कहता है? रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड यूजुअली इन्वॉल्व्स हीटिंग it with some substances acting like reducing agent like carbon monoxide, hydrogen, active metals etc। जब उनके साथ इसको हीट करते हैं तो इनका रिडक्शन हो जाता है। ठीक है। these reducing agents combine with the oxygen of metal oxide and reduce it to metal। वो क्या करते हैं? कंबाइन हो जाते हैं ऑक्सीजन ऑफ मेटल ऑक्साइड और उसको मेटल में रिड्यूस कर देते हैं। आगे क्या कहता था? रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल में बी इजी और डिफिकल्ट, हो सकता है इजी और डिफिकल्ट हो। इट डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ दैट मेटल, कॉमा। इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट पर डिपेंड करता है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है। किस किस का? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल एंड मेटल ऑक्साइड। मेटल और मेटल ऑक्साइड दोनों का मेल्टिंग पॉइंट पर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों का। ठीक है। टू अंडरस्टैंड द वेरिएशन इन टेम्परेचर, यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है। टू अंडरस्टैंड द वेरिएशन इन टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द थर्मल रिडक्शन and to predict which element is suit as a reducing agent for the given metal oxide, Gibbs free energy interpretations are applied which are based on both electrochemical as well as thermodynamic aspect। तो हमने यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी इंटरप्रिटेशंस करे जो कि किस पर बेस्ड हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल एस्पेक्ट पर बेस्ड है और साथ साथ के अंदर किस पर बेस्ड है? दैट इज थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट्स पर बेस्ड है। बोलो, क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई या नहीं आ गई? कौन किसको रिड्यूस करेगा? जैसे यहाँ पर हमने ऊपर लिख रखा है कि यहाँ पे सेल्फ रिडक्शन होगा, कार्बन कार्बन, ऐसा क्यों हो रहा है? उस चीज के लिए हम लोगों को ये एस्पेक्ट समझने जरूरी है। 2 पॉइंट्स है, अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझना, दोनों पॉइंट्स को। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी कहता है फॉर द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल इन मोल्टन स्टेट और इन सोल्यूशन फेज। क्या लिखा है? मोल्टन फेज में हो या फिर सोल्यूशन स्टेट के अंदर हो, द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट हायर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो एलिमेंट, द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट हायर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैन बी यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। that is reduction of metal oxide is just based on electrochemical series। बोलो श्रेयांशी, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तनिषा, तनिष्का, समझ में आ रही है यहां तक की बात? नमन, तने, हाँ सर। बोलो भाई, सबको समझ में आ रही है? अगला है थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी का मतलब क्या है? जनरली द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड फर्स्ट इन्वॉल्व्स इट्स फ्यूजन विथ रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है स्टार्टिंग में? इट्स फ्यूजन विथ रिड्यूसिंग एजेंट, उसका फ्यूजन कराना होता है रिड्यूसिंग एजेंट, विच रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, जिसको क्या चाहिए होता है? हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। एंड चेंज ऑफ एंट्रोपी, और उसके कारण क्या होती है? चेंज ऑफ एंट्रोपी। अगर चेंज ऑफ एंट्रोपी होती है यानी कि डेल्टा एस नॉन जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? डेल्टा एस का चेंज नॉन जीरो हो गया। ठीक है। सो इट कम्स अलोंग द प्रिंसिपल ऑफ पायरोमेटलर्जी, इसीलिए इसको पायरोमेटलर्जी के प्रिंसिपल्स के अलोंग लिया जाता है। सो अलोंग विथ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बस यही पार्ट इंपॉर्टेंट था। सो अलोंग विथ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज the reduction must be in accordance with dependence of delta G on temperature which can be interpreted in Ellingham diagram। क्या आप लोगों ने भी थर्मोडायनेमिक्स रिसेंटली पढ़ी है? क्या बताओ उसमें एलिंगम डायग्राम उन्होंने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया?
नहीं सर। नहीं सर। अब लेकिन क्या डेल्टा जी, डेल्टा एच, टी, डेल्टा एस शब्द तो आते हैं आप लोगों को? हाँ सर बिल्कुल। तो बस आज अपन एलिंगम डायग्राम को समझेंगे। एलिंगम डायग्राम को यहाँ से नहीं समझेंगे, एलिंगम डायग्राम को अपन अपने तरीके से समझेंगे। पर जो ये जो मैंने नोट्स पढ़ाए, क्या यहाँ तक आप सभी बच्चों को समझ में आए या नहीं आए? यस सर। परफेक्टली क्लियर है ये वाले सारे नोट जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं? बोलो, कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। परफेक्टली क्लियर है। अब अपन बात करते हैं एलिंगम डायग्राम की। एलिंगम डायग्राम क्या है उसको समझते हैं। ये नोट जैसे लिखे हैं, ये नोट्स तो लिखे हुए हैं ही, मैं अपनी तरफ से नोट्स पढ़ा रहा हूँ, वो आप देखें। सर इन नोट्स को प्लीज हमारे नॉर्मल नोट्स में डाल देना ना। डाल दिए ना, ये नॉर्मल नोट्स का ही तो पार्ट बना दिया ना, 2 जुलाई वाले नोट्स है नहीं सारे। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है ना? अब अपन यहाँ पर पढ़ के चलते हैं जो टॉपिक हम जिसको अपन कह रहे हैं एलिंगम डायग्राम। ठीक है, देखो जरा ध्यान से। देखो बेटा, आखिर ये एलिंगम डायग्राम क्या है? एलिंगम डायग्राम सिंपल, मैं जरूरी नहीं आप मेटलर्जी की बात करो। एलिंगम डायग्राम सिंपली एक ग्राफ है, या एक प्लॉट कह सकते हैं। ग्राफ बिटवीन, किस किस के बीच का ग्राफ है? इट इज अ ग्राफ बिटवीन डेल्टा जी एंड टी। इट इज अ ग्राफ बिटवीन डेल्टा जी एंड टी, किसी भी रिएक्शन के लिए, फॉर अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी एक केमिकल रिएक्शन जो हो रही है उसके लिए एक ग्राफ है डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर का। ठीक है, यहां पर हमारे जो अभी अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं, हेयर हेयर द रिएक्शन involves the reaction involves oxygen affinity। ऑक्सीजन एफिनिटी किस किस की? ऑफ मेटल एज कंपेयर टू रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीजन से ज्यादा प्यार किसको है? मेटल को है या रिड्यूसिंग एजेंट को है? किसको ज्यादा प्यार है? पॉइंट ये है, बात समझ में आ रही है? Here the reaction involves the oxygen affinity of metal as compared to reducing agent। ऑक्सीजन एफिनिटी का मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एफिनिटी का मतलब रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की बात हो रही है। ठीक है, चलो एक रिएक्शन करवा के देखते हैं। पहली रिएक्शन है, इसको अपन ऐसा कह सकते हैं, इस रिएक्शन का नाम हम रख देते हैं कंबशन ऑफ मेटल। कहने को सिर्फ कंबशन वर्ड का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, लेकिन नाम मैंने रख दिया। इसमें मेरे पास है मेटल सॉलिड फेज में, मैंने इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से के साथ करवाई सो दैट कि मुझे M2 या MXOY लिख लेते हैं, MXOY मिला सॉलिड फेज में। ये हमने गैसियस फेज में ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई है। T टेम्परेचर पे रिएक्शन हुई है, बैलेंस करूंगा तो यहाँ पर X आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा Y/2। क्या सिंपल सी बात है। हमने ये जो चीज बनाई, ये बनाई 1 मोल मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन के लिए हम लोगों ने इस इक्वेशन को लिखना है। इक्वेशन क्या है? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज द इक्वेशन। ये हमने इक्वेशन लिख रखी है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो दुनिया का कोई भी कंबशन प्रोसेस होगा तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी। क्यों?
क्योंकि कंबशन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, ऑलवेज। एक्सोथर्मिक वर्ड लिख लेता हूं मैं, ऑलवेज एक्सोथर्मिक। कौन? कंबशन। दुनिया में कंबशन वर्ड को, कंबशन शब्द ही तब लिखा जाता है जब वो एक्सोथर्मिक है। तो डेल्टा जी जो है, डेल्टा एच जो है वो तो नेगेटिव होगा। अब डेल्टा एस की बात करते हैं। क्या डेल्टा एस को तुम जरा ध्यान से देखो तो बताओ, क्या डेल्टा एस, या इधर ही लिख लेते हैं, डेल्टा एस की जो वैल्यू है क्या वो नेगेटिव दिख रही है? क्यों? ये बन रहा है सॉलिड गैस से सॉलिड, हाँ सॉलिड सर। गैस से सॉलिड, तो ये नेगेटिव है। अब बताओ कि अगर डेल्टा एस नेगेटिव है तो ये पूरी टर्म क्या पॉजिटिव हो गई क्या? हाँ सर। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अब डेल्टा जी नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ये बात किस पर डिपेंड करती है? ए पार्ट एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कम है तब ऐसी कंडीशन में ऐसा कह सकते हैं क्या डेल्टा एच बड़ा है टी डेल्टा एस से, क्योंकि हाँ सर। टेम्परेचर कम है तो लो टेम्परेचर पे। तो ऐसी कंडीशन में डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव होगी। और डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब रिएक्शन इज पॉसिबल। मैं यहाँ पर है ना फिजिबल या पॉसिबल वर्ड लिखता हूँ, स्पॉन्टेनियस वर्ड नहीं लिखता हूँ, बिकॉज दीज रिएक्शंस कैरीड आउट बाय कोई ना कोई, मतलब हम लोग करते हैं इस प्रोसेस को, हम कैरीड आउट करते हैं, ये अपने आप पड़े पड़े नहीं हो जाती है। तो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस वर्ड की जगह मेरे को ज्यादा अच्छा वर्ड लिखता है पॉसिबल और इम्पॉसिबल लिखना, या फिजिबल और नॉन फिजिबल लिखना, ठीक है। लेकिन एट हाई टेम्परेचर क्या होगा? एट हाई टेम्परेचर क्या होगा? जब टेम्परेचर हाई होगा तो क्या टी डेल्टा एस की वैल्यू बढ़ गई? किससे? डेल्टा एच से। और ये टर्म हो गई है पॉजिटिव, ये टर्म है नेगेटिव। तो ऐसी कंडीशन में डेल्टा जी कैसा हो गया है? पॉजिटिव। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया है तो हम कहेंगे रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। क्या बताओ, मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? हाँ सर। पक्के समझ में आ गई? आप खुद सोचो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ, जो मैंने चीज लिखी है इस बातों को इंटरप्रेट करो। क्या मेटल को जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो वो भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ही ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, उसके बाद वो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है? क्या बोलो, मेरी बात समझ में आ रही? हायर टेम्परेचर पे होते ही उल्टा मेटल के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट के, क्योंकि देखो एक बात बताओ कि जिसको हीट करोगे तो बॉन्ड टूटेगा क्या? तो जब आपने मेटल की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई टी टेम्परेचर तक तो उसने रिएक्शन कर ली, लेकिन ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो उल्टा मेटल ऑक्साइड जो बना है उसका बॉन्ड और टूट जाएगा, उल्टी हो जाएगी रिएक्शन, पीछे आ जाएगी। तो अब मैंने क्या करा, इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करा। ये जो ग्राफ में ड्रॉ करने जा रहा हूं, ये ग्राफ में ये है जीरो लाइन, और ये एक रैंडम कोई भी एक लाइन अपन बना लेते हैं, दिस इज नॉट जीरो लाइन। ये ग्राफ नेगेटिव में ही बनेगा। ये ग्राफ नेगेटिव में क्यों बनेगा? आप में से कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है? बोलो, ये ग्राफ नेगेटिव में क्यों बनेगा? क्योंकि पॉजिटिव में रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। मतलब पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव? डेल्टा जी वर्सेस टी के ग्राफ में डेल्टा जी पॉजिटिव पॉसिबल नहीं है। बहुत बढ़िया। तो हमने कहा कि ये रैंडम जो हम ग्राफ बना रहे हैं, इस ग्राफ के अंदर डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस का जो कर्व है इसको मैं कंपेयर कर सकता हूं y इज इक्वल टू एम एक्स और c से। अब यहां देखना मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां मैं लिखने जा रहा हूं प्लस एम एक्स माइनस सी माइनस वाई। बोलो मैं गलत तो नहीं लिख रहा हूं? नो सर। क्योंकि अगर देखा जाए तो टी डेल्टा एस हमको मालूम है कि कैसा है, पॉजिटिव टर्म है, तो हमने यहाँ पॉजिटिव लिख लिया। और डेल्टा एच एक नेगेटिव टर्म है तो मैंने यहाँ पर डेल्टा एच की जगह माइनस सी लिख लिया। और डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव आएगा, इसलिए मैंने माइनस वाई लिख लिया। ठीक है, चलो करके भी देखते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने टेम्परेचर लिख लिया केल्विन के अंदर, ये टेम्परेचर है केल्विन के अंदर। मैंने
इमेजिनरी ऐसा माना कि डेल्टा एस जीरो है, या चलो टेम्परेचर के बीच में कर्व बना रहे हैं तो टेम्परेचर जीरो है, तो क्या डेल्टा जी की वैल्यू डेल्टा एच के बराबर होगी? बोलो। और डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव टर्म है, तो ये कर्व यहां से स्टार्ट होगा, यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यू होगी क्या वो डेल्टा एच होगी? क्या वो माइनस डेल्टा एच होगी? क्या वो नेगेटिव टर्म है? बोलो। उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन का कर्व है, तो जैसे जैसे आप लोग टेम्परेचर वैल्यू बढ़ाओगे, क्या ये वैल्यू ऐसे चलेगी? ये एक ऐसी जगह आती है, इस टेम्परेचर को हम टी नॉट से डिनोट कर दिया करते हैं। टी नॉट का मतलब क्या है कि इधर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि रिएक्शंस हो रही हैं, और इधर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि रिएक्शन होना बंद हो गई है। तो क्या ये रिएक्शन टी नॉट से पहले फिजिबल है और टी नॉट के बाद फिजिबल नहीं है, बल्कि ऐसा कह सकते हैं कि टी नॉट से ज्यादा टेम्परेचर पर रिएक्शन उल्टी हो जाएगी। क्या कहना चाहता हूं उसको समझो। क्या यहां तो रिएक्शन होगी मेटल से मेटल ऑक्साइड बनने की, जबकि यहां रिएक्शन होगी मेटल ऑक्साइड से मेटल प्लस ऑक्सीजन बनने की। क्या यहाँ तो ऑक्सीजन से रिएक्शन होकर मेटल ऑक्साइड बन रहा है, और यहाँ पर मेटल ऑक्साइड गर्म होकर मेटल प्लस ऑक्सीजन बना रहा है? बोलो, मैं गलत बोल रहा हूं या समझ में आ गई मेरी बात? अगर कोई मुझे बोले इस रिएक्शन का स्लोप बताओ, तो बताओ इस रिएक्शन का स्लोप क्या है? क्या स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा? इसकी वैल्यू कितनी होगी? स्लोप की वैल्यू कितनी होगी? क्या इसका स्लोप डेल्टा एस होगा या माइनस डेल्टा एस होगा? क्या होगा? डेल्टा एस। माइनस डेल्टा। माइनस डेल्टा एस होगा या प्लस डेल्टा एस होगा? डेल्टा एस प्लस डेल्टा एस। कैसे पता? नहीं सॉरी, माइनस डेल्टा एस। कैसे पता? सर क्योंकि डेल्टा एस खुद भी नेगेटिव है और इसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, इसलिए तो अपन को टोटल पॉजिटिव करना है, तो इसलिए माइनस डेल्टा एस। तो माइनस डेल्टा एस, क्या ये स्लोप समझ में आ गया? हाँ अब सर। किसी बच्चे को लग रहा है कि सर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो डेल्टा एस स्लोप तो पॉजिटिव ही लग रहा है। अगर ये कर्व ऐसे जाता तो आप इसको कहोगे डेल्टा एस पॉजिटिव है, और अगर ये कर्व ऐसे जाता तो आप कहते डेल्टा एस नेगेटिव है। ऐसा होता ना? बोलो, क्या कहते हो? नहीं सर, नहीं क्या? ऐसे ही कहते हैं मतलब डेल्टा नॉर्मली। एस नहीं, नॉर्मली तो ऐसे ही कहते हैं। एक्चुअली नॉर्मली प्रॉब्लम तो पता है कहते हैं, क्या है? लेकिन हाँ सर। पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ये नेगेटिव साइन। हाँ सर। समझ रहे हो मेरी बात? डेल्टा एस स्लोप को बता रहा है, ना कि माइनस डेल्टा एस। माइनस साइन तो उसके आगे लगा हुआ है, और डेल्टा एस क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो स्लोप तो आप किसी मैग्नीट्यूड को बताते हो कि स्लोप की वैल्यू कितनी है। आप जब ग्राफ ऊपर जा रहा है तो ऑटोमेटिक डेल्टा एस पॉजिटिव ही लोगे, और अगर ग्राफ नीचे जा रहा है तो डेल्टा एस नेगेटिव ले लोगे। तो आपको जो स्लोप है वो नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं बोलना पड़ता है। स्लोप की जो वैल्यू होती है उसको नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं बोलनी पड़ती है। स्लोप इज जस्ट डेल्टा एस। स्लोप तो सिर्फ डेल्टा एस बोला जाता है, इसको मैग्नीट्यूड लिख देते हैं। उसकी जरूरत नहीं पड़ती कि नेगेटिव, हाँ अगर आपको फिर भी नेगेटिव पॉजिटिव दे तो नेगेटिव लिखना, ये आपको भी क्लियर है, मुझे भी क्लियर है, क्योंकि डेल्टा एस जो है ये हम सबको मालूम है कि वो नेगेटिव है। डेल्टा एस कैसा है? नेगेटिव वैल्यू इस रिएक्शन के लिए। तो जब जब भी डेल्टा एस नेगेटिव होगा तो ये कर्व ऊपर चला जाएगा, और डेल्टा एस पॉजिटिव होगा तो ये कर्व नीचे आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन स्लोप जो है इट इज जस्ट अ मैग्नीट्यूड, कि आप ये देखोगे कि कितना, जैसे मैं बोल रहा हूँ एक का डेल्टा एस
100 है और एक का डेल्टा एस 200 है, तो बताओ ज्यादा स्लोपी कौन है? तो जिसका डेल्टा एस ज्यादा है वो ज्यादा स्लोपी है, चाहे वो ऊपर में स्लोपी हो चाहे वो नीचे में स्लोपी हो। पर हमारे को स्लोपी देखना है तो उसके लिए हमारे को मैग्नीट्यूड देखना है। वी नीड नॉट रिक्वायर एनी डायरेक्शन। मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? ये कर्व समझ में आ गया? हाँ सर। बोलो, कोई ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई हो पूछिए मेरा बेटा। क्या ये सर तो अगर कर्व समझ हम में आ किसी गया? भी रिएक्शन को टी नॉट से ज्यादा टेम्परेचर दे दे तो अपन को तो डायरेक्ट ही प्योर मेटल मिल जाएगा। डायरेक्टली क्या मिल जाएगा? मतलब फिर तो अपन को प्योर मेटल मिल ही जाएगा अगर अपन टी नॉट से ज्यादा टेम्परेचर दे दे तो। ये टी नॉट का अंदाजा है तुम्हारे को कि टी नॉट कितना है, कितना हो सकता है? समझ रहे हो? जो लेस रिएक्टिविटी वाले लोग हैं जिनको ऑक्सीजन से कोई प्यार नहीं है, वो मैं यहाँ खैर लिख रहा था नोट पॉइंट के अंदर। नोट पॉइंट क्या है आप लोगों को याद दिला दूं। जैसे कि मेरे पास CaCO3 है, तो CaCO3 को जब अपन हीट करते हैं तो वो CaO प्लस CO2 बनाता है। ये सल्फेट्स को भी ऐसे कुछ अपन हीट करते हैं, जैसे कि मेरे पास CaSO4 है और अगर अपन उसको हीट करेंगे तो वो CaO प्लस SO3 बनाएगा। ये जनरल रिएक्शन है। लेकिन अगर मेरे पास Ag2CO3 है और मैं उसको हीट करता हूं तो व्हाट वी थिंक इज कि Ag2O प्लस CO2 बनना चाहिए जैसे कैल्शियम में हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है। ये T टेम्परेचर, मान लो T1 टेम्परेचर पे ऐसा होता है तो ये T2 टेम्परेचर पे Ag प्लस O2 में टूट जाता है। Ag प्लस हाफ O2 लिख सकते हैं। क्यों? और यहां पर T1 टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट T2 टेम्परेचर के बराबर है, क्योंकि सिल्वर को ऑक्सीजन से कोई प्यार ही नहीं है। तो अगर आपने कभी भी उसका ऑक्साइड बनाया, कभी भी आपने उसका ऑक्साइड बनाया, तो वो फट से टूट जाएगा किसके अंदर? वो फट से टूट जाएगा मेटल के अंदर। क्योंकि जिस टेम्परेचर पे आप उसके कार्बोनेट को थर्मली डिकम्पोज कर रहे हो, ऐसा ही बाकी सब में भी होता है। इवन Ag एक आया हमारे पास, Au एक हमारे पास आया, Pt एटसेट्रा, इन सभी में होता है। इनको लीस्ट ऑक्सीजन एफिनिटी है, लीस्ट ऑक्सीजन एफिनिटी है। तो ऐसी कंडीशन में इनका कर्व जल्दी डेल्टा जी को जीरो को क्रॉस कर जाता है। मैं क्या कहने जा रहा हूं उस बात को समझना, कि अगर मैंने एक मिक्स कर्व बनाया, यहां लिखा वही डेल्टा जी, लेट्स से दिस इज अ 0 पॉइंट, और यहाँ टेम्परेचर हमने ले लिया, तो मैंने यहाँ पर कुछ लाइंस ड्रॉ करी हैं। मैंने यहाँ पर कुछ लाइंस ड्रॉ करी हैं समथिंग लाइक दिस। ये लाइन का किसी का ज्यादा स्लोप है, किसी का कम कम स्लोप है, कुछ इस तरह से मैंने ये लाइंस ड्रॉ कर दी हैं। आपको मुझे बताना है कि ये 2 3 4 5 6 7 8, ये जो मैंने यहाँ पर एलिमेंट्स बनाए हैं, लेट्स से दिस इज फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट, सिक्स्थ एलिमेंट, सेवेंथ एलिमेंट, एट्थ एलिमेंट, नाइन्थ एलिमेंट, व्हाट डू यू थिंक कि इनमें से फर्स्ट या नाइन्थ से लेकर ज्यादा रिएक्टिव कौन है और कम रिएक्टिव कौन है? रिएक्टिविटी सीरीज में कौन को कहाँ लिखूंगा मैं? 9 सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा और फर्स्ट सबसे नाइन्थ की कम रिएक्टिविटी, नाइन्थ की रिएक्टिविटी, सारे के सारे कर्व जो बनाए गए हैं मेटल की ऑक्सीजन एफिनिटी के लिए बनाए गए हैं, मेटल ऑक्साइड बनाने के लिए बनाए गए हैं, ताकि हमें मेटल से रिएक्टिविटी पता लगे। क्या बता सकते हो नाइन्थ वाले के लिए क्या मोस्ट नेगेटिव है? क्या डेल्टा जी मोस्ट नेगेटिव है, यानी कि ऑक्सीजन से प्यार बहुत ज्यादा है? तो क्या नाइन्थ वाला, अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूंगा, तो रिएक्टिविटी जो आ रही है वो कुछ ऐसी आ रही है, 1 की, सबसे कम उससे ज्यादा 2 की, उससे ज्यादा 3 की, एंड सो ऑन, सबसे ज्यादा 8 की, उससे ज्यादा 9 की। क्या बोलो, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्यों इधर से इधर जा रहे हैं, तो क्या डेल्टा जी क्या नेगेटिव हो रहा है? बोलो। तो बताओ, अगर मुझे सिल्वर को रखना है, किसको रखना है? सिल्वर को रखना है, और मुझे आयरन को रखना है, और मुझे एल्यूमिनियम को रखना है, बताओ मैं किसको कहाँ रखूं? सिल्वर को अपन 1 2 3 से रखेंगे, आयरन को अपन कहीं मिडिल में रखेंगे और
नहीं, आयरन को सबसे नीचे रखेंगे और एल्यूमिनियम को, नहीं बेटा, सही बोल रही आयरन थी। को क्या और आयरन से नीचे ज्यादा रिएक्टिव एल्यूमिनियम? आगे बात समझ में। तो देखो सिल्वर की लाइन कितना जल्दी से डेल्टा जी को क्रॉस कर गई, यानी कि कितने छोटे टेम्परेचर तक ही वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है, और थोड़ा सा हाई करती है वो ऑक्सीजन को छोड़ देती है। उसको ऑक्सीजन से प्यार ही नहीं है, आप समझो तो सही, उसको ऑक्सीजन से कोई प्यार नहीं है। थोड़ा सा टेम्परेचर हाई करती है वो ऑक्सीजन को छोड़ देती है। ठीक है, चला देखें अपन एनसीईआरटी और 1920 एनसीईआरटी, और ये हमारे पास आ गया LHO1, और ये हमारे पास टॉपिक आ गई जनरल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। ये जनरल मेथड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी अगर अपन देखें, तो अभी अपन को एक एलिंगम डायग्राम देखने को मिलेगा। खोलने में भी टाइम लगाएगा। भारी चैप्टर है ये। चलो इसके पुरानी वाली एनसीईआरटी में ही खोल लेते हैं। ये हमारे पास आ गया न्यू एनसीईआरटी डाउनलोड, और इसमें अपने जल्दी खुल जाएगा। जा भाई, अरे वाह, सीधा वही खोला है। ये देखो, ये ग्राफ आपको नजर आ रहा है। इस ग्राफ में ज्यादा एलिमेंट्स तो नहीं दे रखे हैं, फिर भी थोड़े थोड़े एलिमेंट इसके अंदर आप समझो। क्या आप देख सकते हो, मैग्नीशियम नीचे, उसके बाद एल्यूमिनियम है, फिर जिंक है, जिंक के बाद आयरन है, उसके बाद कॉपर। इससे भी पुरानी एनसीईआरटी जो थी ना, उसके अंदर तो और बड़ा ग्राफ दे रखा था। ओल्ड एनसीईआरटी जो थी ना, यहाँ ओल्ड करके भी एक एनसीईआरटी है, उसके अंदर तो इससे भी बड़ा ग्राफ दे रखा था एलिंगम डायग्राम का। कहाँ गया वो? ये वाली भी नहीं, इससे भी पुरानी एक एनसीईआरटी थी, उसके अंदर एलिंगम डायग्राम को मेरे पास, मतलब हार्ड कॉपी में तो है मेरे पास, उसमें इससे भी बड़ा कर्व दे रखा था, जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स का एलिंगम डायग्राम दे रखा था। मिल जाएगा, नेट पे भी ढूंढूंगा, अभी मिल जाएगा। मैंने वैसे डाउनलोड भी करके रख रखा है एलिंगम डायग्राम एक नेट से। तो उसमें क्या था कि इतने सारे एलिमेंट दे रखे थे, सारे एलिमेंट का एलिंगम डायग्राम उसमें मेंशन था। अभी हमारे लिए तो काम अपना तो हो गया कि अगर अपन देखें तो रिएक्टिविटी सीरीज, मान लो रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो ऐसी है, तो हम क्या करेंगे, इसको अपसाइड डाउन कर देंगे और वो एलिंगम डायग्राम में पुट कर देंगे। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर है या नहीं? बोलिए मेरा बेटा, समझ में आ रही है या नहीं आ रही है मेरी जो बात आपको मैंने समझाई? सर आपने अभी जो आयरन और वो एजीएल एग्जाम्पल लिखा था वो क्या था, ये वापस बता दो एक बार। मैंने कहा कि तीन रिएक्टिविटी है। अगर मैं देखूं तो एजी की रिएक्टिविटी आयरन की और एल्यूमिनियम की, क्या एल्यूमिनियम मोस्ट रिएक्टिव है, आयरन थोड़ा कम है और एजी सबसे कम है? हाँ सर। तो बताओ, इसलिए तो मैंने एजी को ऊपर की तरफ रखा यहाँ पर, अच्छा अच्छा। और हाँ आयरन को हाँ बीच हाँ। में रखा और एल्यूमिनियम को नीचे रखा। ठीक है ये मैं हाँ। कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल सर। बोलो बेटा, क्या यहाँ तक ये एलिंगम डायग्राम का इशू समझ में आ गया या नहीं आ गया? अब जो बात आगे चल रही है वो चल रही क्या है, इसी का सेकेंड पार्ट है, और वो क्या है, दैट इज कंबशन ऑफ मेटल इंक्लूडिंग या इन्वॉल्विंग फेज ट्रांजिशन, फेज ट्रांजिशन, इन्वॉल्विंग फेज ट्रांजिशन। जब फेज जो होता है वो बदल जाता है, इन्वॉल्विंग फेज ट्रांजिशन। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जरा बोर्ड पर देखिएगा। मेरे पास पहली रिएक्शन है, जिंक सॉलिड है,
मैंने हाफ ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन कराई, हमने T1 टेम्परेचर पे रिएक्शन कराई और जिंक ऑक्साइड बनाया सॉलिड। इस समय पर हमने इसकी इक्वेशन इसके बिल्कुल सामने लिख दी, दैट इज डेल्टा G1 इज इक्वल टू डेल्टा H1 माइनस T1 डेल्टा S1। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन मैंने ली कि जिंक, अब की बार जिंक को मैंने पहले ही मेल्ट कर लिया, उसके बाद मैंने उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी, T2 टेम्परेचर पे रिएक्शन करी, जिंक मान लेते हैं कि अभी भी सॉलिड फेज में ही बन रहा है, और इक्वेशन जो है वो डेल्टा G2 इज इक्वल टू डेल्टा H2 माइनस T2 डेल्टा S2 बनेगी। तीसरी नंबर इक्वेशन में हमने जिंक को गैसियस या वेपर फेज में हम लेकर आ गए, आधी ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन हो रही है, T3 टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है, मान लो जिंक अभी भी सॉलिड फेज में बन रहा है। जैसे ही आपने इसको मानना बंद करा कि ये सॉलिड फेज में ही क्यों बन रहा है सर, तो आप अपने आप बात को समझ जाओगे कि अभी जो एलिंगम डायग्राम है उसमें कुछ कन्वेंशन चीजें मानी गई है थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली आप जब एलिंगम डायग्राम बनाते हो तो ऐसा ही नहीं है कि ये जो T डेल्टा S है या जो एंट्रोपी चेंज है, वो एंट्रोपी चेंज अभी तो अपन यह मान के चल रहे हैं कि सॉलिड गैस से सॉलिड बन रहा है, लेकिन डेल्टा S की वैल्यू जैसा सोच रहे हैं बिल्कुल सीधी सीधी नहीं है, वो चेंज वैसे भी होती है। कई बार देखो इस वाले ऊपर वाले में तो सॉलिड से सॉलिड बन रहा है तो डेल्टा एस में चेंज अलग तरह का आ रहा है, जबकि यहाँ गैस से अगर मान लो सॉलिड बनता और एक्चुअली गैस से लिक्विड बन रहा है मान लो, या गैस से गैस बन रहा है, तो डेल्टा एस की वैल्यू में अंतर है, तो हमको रियल वैल्यूज को यूज करना पड़ेगा। तो अभी अपन अगर रियल वैल्यूज को यूज नहीं कर रहे हैं तो क्या ग्राफ बन रहा है, तो सोचो अगर रियल वैल्यूज को यूज करेंगे तो उस ग्राफ में थोड़ा और चेंज आएगा। ये हमको अभी एलिंगम डायग्राम के लिमिटेशन पढ़ने पड़ेंगे, तब उसमें ही अपने आप चीज आ जाएगी। डेल्टा H3 माइनस T3 डेल्टा S3, इसमें हम अभी भी मान के चल रहे हैं कि डेल्टा H1 H2 S3 को मैंने H1 H2 S3 लिख दिया ये मानते हुए कि वो डिफरेंट है, लेकिन जब मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं तो मैं डेल्टा G वर्सेस टेम्परेचर के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं और डेल्टा H को मैं कांस्टेंट मान रहा हूं। मैं डेल्टा H को क्या मान के चल रहा हूं, कांस्टेंट मान के चल रहा हूं, सेम मान के चल रहा हूं। क्यों, मैं आपको बताता हूं। कभी आपने ट्रांसपेरेंट शीट देखी है जिसको अपन बटर पेपर या इस तरह का भी कुछ वर्ड बोलते हैं? मैंने मान लो इक्वेशन नंबर 1 का, इक्वेशन नंबर 2 का और इक्वेशन नंबर 3 का, तीनों का ग्राफ अलग अलग पेपर्स पे बनाया, अलग अलग ग्राफ बनाया, और मैंने क्या करा, फिर एक पेज पे उस तीनों ग्राफ को पकड़कर पेस्ट कर दिया। ठीक है, जैसे कि अच्छा ऊपर वाली ग्राफ को देख के, क्या ऊपर वाली इक्वेशंस को देख के ये तो क्लियर है ना कि T1 और उससे ज्यादा T2 और उससे ज्यादा T3 होगा, एक चीज। दूसरी चीज ये भी क्लियर होगी मेरे ख्याल से आप सभी बच्चों को, ये है सॉलिड गैस से सॉलिड, लिक्विड गैस से सॉलिड और गैस गैस से सॉलिड, तो डेल्टा S1 का मैग्नीट्यूड और डेल्टा S2 का मैग्नीट्यूड और डेल्टा S3 का मैग्नीट्यूड, अगर मैं इस मैग्नीट्यूड को कंपेयर करूं तो बताओ सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड किसका? सॉलिड गैस से सॉलिड, लिक्विड गैस से सॉलिड और गैस गैस से सॉलिड। बोलो सर S1 फिर S2 फिर S3। क्या बात करता है यार, मैं जो बोल रहा हूँ एंट्रोपी का मतलब समझते हो? सॉलिड गैस से सॉलिड बन रहा है, यानी कि सिर्फ गैस से सॉलिड में चेंज देख रहे हैं अपन। यहाँ पर लिक्विड गैस से सॉलिड बन रहा है, यहाँ पर गैस गैस से सॉलिड बन रहा है, तो एंट्रोपी चेंज कहाँ ज्यादा हो रही है? एंट्रोपी का मतलब समझते हो क्या होता है? एंट्रोपी का मतलब समझते हो क्या होता है? रेंडमनेस, रेंडमनेस होता है। कभी कॉफी फेंटी है कप के अंदर, हम उसमें सॉलिड कॉफी डालते हैं, उसके अंदर हम लोग क्या डालते हैं, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और थोड़ी सी उसमें शक्कर डाल देते हैं, और उसके बाद घंटों उस पर बैठे बैठे चम्मच से उसको हिलाते रहते हैं ये सोच के कि अब बढ़िया फोम बनेगा, फोम बनेगा। क्या बताओ, वो भी एक एंट्रोपी चेंज का एग्जाम्पल है।
उसके अंदर एक फेज था सॉलिड, एक फेज था लिक्विड, और हमने उसको कन्वर्ट कर दिया, मतलब ऑलमोस्ट बीच में गैस पार्टिकल्स आ गए, फोम बन गया, ट्रैप हो गई गैस में, फोम बन गया, और कहीं ना कहीं वो ऑलमोस्ट लिक्विड फेज में आ गया, लिक्विड के बीच में गैस फेज आ गया। सेमी सॉलिड भी नहीं बोल सकते, इनफैक्ट उसको बोलना चाहो तो सेमी सॉलिड बोल लो, पर तो भी उसमें फेज में चेंज आ गया है, तो इसको कहेंगे एंट्रोपी चेंज। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? मैं वो चीज कह रहा हूं। चलिए देखते हैं। तो अगर मैं पहली इक्वेशन का कर्व बनाऊं तो बताओ पहली इक्वेशन का कर्व कैसे बनेगा? क्या पहली इक्वेशन का अगर मैं कर्व बनाऊं तो क्या मैं कुछ ऐसा बना दूं, सिंपल ऐसा? बोलो भाई। अगर मैं दूसरी इक्वेशन का कर्व बनाऊं तो मैं दूसरी इक्वेशन का कर्व कैसे बनाऊंगा? क्या ये है डेल्टा S1? क्या दूसरी इक्वेशन चालू ही यहीं से होगी? क्यों यहां से क्यों चालू होगी, बताओ जरा मुझे, यहां से क्यों चालू होगी? क्योंकि वो तो लिक्विड जिंक से चालू हो रही है, तो चालू यहां से होगी, और बल्कि उसके अंदर ये जो स्लोप है थोड़ा स्लोप बढ़ा हुआ होगा। बोलो, ये जो स्लोप है और ये जो स्लोप है, इसका स्लोप थोड़ा बढ़ा हुआ होगा। और अगर मैं तीसरा ग्राफ बनाता हूं तो तीसरा ग्राफ और भी इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, इस जगह से, और उसका स्लोप और भी ऐसे जाएगा, इसका स्लोप और भी ज्यादा होगा। अब मैंने क्या किया, इन तीनों कर्व को एक दूसरे से, इन तीनों कर्व को एक दूसरे से क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, समथिंग लाइक दिस। और इसको भी उठा के लाया मैं, और इसको भी उठाकर मैंने इसके साथ में कुछ इस तरह से मर्ज कर दिया। अगर आप इन तीनों कर्व को ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या सोच रहा हूं, क्या मेरे मन में चल रहा है। आप बहुत इजीली उस बात को समझ पाएंगे। ये मैं उस कर्व को बनाना चाहता था, ये जीरो। तो क्या आप देख सकते हैं कि स्लोप चेंज होता जा रहा है? बोलो। और इसीलिए मैंने आपको कहा था स्लोप को आप सिर्फ ये मानो स्लोपी कितना ज्यादा है, वो मैं बोल रहा हूँ। डेल्टा S3 ज्यादा है तो स्लोपी ज्यादा होगा। हाँ सर। नहीं समझ में आ रहा? चलिए फ्रेश ग्राफ बना देता हूं। यहाँ हमने टेम्परेचर ले रखा है केल्विन में, यहाँ डेल्टा जी ले रखा है हमने, और इस जगह पर हम लोगों ने ये डेल्टा जी की जीरो टर्म ले रखी है। जब ये कर्व हम बनाने जा रहे हैं तो ये कर्व पहले इनिशियली यहाँ से स्टार्ट होगा और बिल्कुल लेस स्लोपी होगा, फिर ये थोड़ा और ज्यादा स्लोपी हो गया, फिर इस पॉइंट के बाद थोड़ा ये और ज्यादा स्लोपी हो गया। ये है पहला नंबर जिसको हमने नाम दिया डेल्टा S1, ये है डेल्टा S2, ये है डेल्टा S3। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ये जो मेरी टेम्परेचर की लाइन है, ये वाली, या ये वाली जो टेम्परेचर की लाइन है, इसमें कौन सा T1 है, कौन सा T2 और कौन सा T3 है? सोच समझ के बोलना, मतलब इतना इजी क्वेश्चन नहीं है, मैं सच बता रहा हूं। ये इतना इजी क्वेश्चन नहीं है, सोच समझ के बोलना, और मुझे मालूम है कि आप सोच समझ के बोलोगे तो सही बोल दोगे। बोलो। अरे बोला करो पहले यार, वाला चुप रहते हो। T1। ये कह रहे हो कि ये T1 है, ये वाला ये T1 है, और क्या ये T2 है, ये कहना चाह रहे हो? हाँ सर। क्या इस क्लास सर के अंदर वो और भी कोई हाँ बच्चा सर। अटेंड कर रहा है क्या क्लास?
और कोई बच्चा भी बैठा है क्या क्लास के अंदर जवाब देने के लिए? वो T2 है और वो T3 है। बिल्कुल गलत। देखते हैं। मेरे हिसाब से जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि दिस होल इज T1, दिस होल इज T2 एंड दिस होल इज T3। क्या T1 टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे सॉलिड जिंक वाली रिएक्शन हो रही है, यानी कि रिएक्शन हो रही है जिंक सॉलिड से जिंक ऑक्साइड? सेकंड इक्वेशन वो है जहां पर जिंक लिक्विड से जिंक ऑक्साइड में कन्वर्जन हो रहा है, और थर्ड वो जगह है जहां पर जिंक गैस से जिंक ऑक्साइड में कन्वर्जन हो रहा है। बोलो, नहीं समझ में आ रहा यार? तो T1 इज द सर तो रेंज ऑफ टेम्परेचर, T1 इज नॉट द पॉइंट। तो क्या मैं इस पॉइंट का नाम और इस पॉइंट का नाम दे पाऊंगा? हाँ, मैं दे पाऊंगा। दिस पॉइंट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जिंक, दिस इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जिंक। ये जिंक का बॉइलिंग पॉइंट है, ये जिंक का मेल्टिंग पॉइंट है। तो T1 क्या है बताओ? क्या T1 एक रेंज ऑफ टेम्परेचर है, या जो T1 है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की वैल्यू है? रेंज। इस पूरी रेंज T1 रेंज के अंदर जो रिएक्शन हो रही है वो जिंक सॉलिड से जिंक ऑक्साइड वाली हो रही है। T2 रेंज में जो रिएक्शन हो रही है वो जिंक लिक्विड से जिंक ऑक्साइड वाली हो रही है, और T3 रेंज में जो रिएक्शन हो रही है वो जिंक गैस से जिंक ऑक्साइड वाली हो रही है। एंड फाइनली कभी ना कभी ये जो ग्राफ है ये जीरो को क्रॉस कर जाएगा। तो वो मैंने मना नहीं करा आपको, वो पक्का करेगा जीरो को, तो मैंने मना नहीं करा, वो तो करेगा, करने दो। सर हाँ बेटा। तो अगर जिंक सॉलिड से जिंक ऑक्साइड जो बन रहा है, तो वो वाला जो ग्राफ है अगर वो जीरो को टच करता तो वो वाला पॉइंट होता ना T1 सर। वापस बोल, क्या बोला? मतलब जो अपना पहला वाला जो ग्राफ है जिंक सॉलिड से जिंक ऑक्साइड जो बन रहा है, हम्म। अगर वो जीरो को टच करेगा तो होता ना पॉइंट तो T1। अभी क्यों तो रेंज है, होता? सही है। क्यों, एक बात बता। जिंक अपन ने ऊपर सॉलिड वही अपने तो पास देखा। कंटेनर नहीं लिखा, अपन ने जिंक सॉलिड अपने पास एक कंटेनर में था और अपन उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे थे, और अपन ने T1 टेम्परेचर पे वो रिएक्शन करा दी। वो रिएक्शन वैलिड ही कब तक है? जब तक T1 टेम्परेचर है, यानी कि जिंक सॉलिड है। जैसे आप T2 टेम्परेचर करोगे तो जिंक सॉलिड की जगह लिक्विड में बदल जाएगा, तो वो ऊपर वाली इक्वेशन तो खत्म ही हो गई ना, क्योंकि वो इक्वेशन तो तब तक है जब तक जिंक सॉलिड है। जैसे ही जिंक लिक्विड में आया, अच्छा जिंक ऐसा देखो, एक बात बता, जैसे पानी है, पानी लिक्विड कब से कब तक रहता है? क्या पानी किसी एक टी टेम्परेचर पे लिक्विड में रहता है, या पानी 4 डिग्री सेल्सियस, 4 तो क्यों, 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में लिक्विड फेज में रहता है? रेंज में। तो बताइए पूरे का पूरा टेम्परेचर T2 नहीं हो गया पानी के लिए? हाँ हाँ, और बिल्कुल। आइस जो होती है, क्या आइस 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 0 डिग्री सेल्सियस के पहले, ऐसा मान ले -10 से लेकर 0 तक, -10 से पहले भी रहती होगी, -10 से लेकर 0 तक आइस मान लो सॉलिड फेज में रहती है, तो T1 टेम्परेचर कौन सा होगा? -10 से 0 तक का टेम्परेचर T1 होगा। 0 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जो होगा T2 होगा। और 100 से ऊपर पानी पानी नहीं रहता, लिक्विड में नहीं रहता। अब जब वो कोई भी कारनामा दिखाएगा तो गैसियस फेज में दिखाएगा। वैसे जिंक जो है वो कारनामा दिखा रहा है सॉलिड फेज में, तब T1 रेंज है। जब वो लिक्विड बन गया है, यानी कि टेम्परेचर बदला तभी तो लिक्विड बना, हाइयर टेम्परेचर है तभी तो हाँ लिक्विड बना। तो T1 इज नॉट अ टेम्परेचर पॉइंट, T1 इज अ टेम्परेचर रेंज, T2 इज अ टेम्परेचर रेंज, T3 इज अ टेम्परेचर रेंज। पॉइंट यहां आ रहा है। हाँ सर। परफेक्टली क्लियर इस बात का, सभी बच्चों को समझ में आ गई वाली बात। अब जो आपने अभी एनसीईआरटी का डायग्राम देखा था, उस डायग्राम को जरा ध्यान से फिर से देख लो, इस डायग्राम को फिर से देख लो।
यहाँ पर जैसे आपको जिंक का जो ग्राफ है, वो जिंक का ग्राफ ऐसे कर्व होता हुआ नजर आ रहा है, ये गया और फिर ये गया। वैसे मैग्नीशियम का जो कर्व है वो ऐसा होता हुआ आपको नजर आ रहा है। आयरन के ग्राफ को ध्यान से देखना, ये आयरन का कर्व है, ये ऐसा और ऐसा, थोड़ा ज्यादा ही बोल्ड हो गया, लाइट कलर से बना देता हूं। आयरन का जो कर्व है वो ये रहा, क्या देखा आपने? क्या इसका कर्व उल्टा लेस स्लोपी हो गया? सर ये कैसे हो सकता है? ये उसी बात का जवाब है जो कि आपसे मेरा डिस्कशन हुआ था, कि हम ये मान के चल रहे हैं कि ये तीनों जगह पर सॉलिड सॉलिड और सॉलिड में आ रहा है। किससे? सॉलिड लिक्विड और गैस से सॉलिड 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 आ रहा है। लेकिन आयरन के केस में उल्टा होता होगा, एंट्रोपी उल्टा बढ़ने की जगह घट जाती होगी भाई साहब, इसलिए स्लोप जो है वो उल्टा लेस कर्वी हो जाता होगा। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? बोलो। आ गई सर। हाँ क्लियर है ये वाली बात? लेस कर्वी हो जाता होगा इसलिए ऐसा हुआ। सर लेकिन इसमें बहुत सारी लाइन तो सीधी सीधी, जैसे एल्यूमिनियम की जो लाइन एकदम ही सीधी है यहाँ से, ये तो करिंग कर्व हुई नहीं, तो कौन सा ग्राफ खत्म हो गया? अभी तो ये टेम्परेचर यहाँ पहुंचा है, हो सकता है इसके आगे जाके मुड़ेगा, फिर उसके आगे जाके मुड़ेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम को पिघलाना इतना आसान थोड़ी है। या फिर एल्यूमिनियम को पिघलाना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि किस रेंज में एल्यूमिनियम पिघलेगा और ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। तो हमारे को तो डेल्टा जी का कर्व बनाना है, ये कोई मेल्टिंग पॉइंट का कर्व थोड़ी है। तो जिंक का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, मैग्नीशियम का या एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इसलिए मैग्नीशियम में मुड़ता हुआ दिख रहा है आप लोगों को, जिंक में मुड़ता हुआ दिख रहा है, आयरन में उल्टा इधर मुड़ता हुआ दिख रहा है, इनका मेल्टिंग तो पॉइंट कम कॉपर होता में है तो ना। रुक गया सर। अरे तो रोक दिया यार, मतलब रुकता थोड़ी है कोई कर्व यार। अरे कॉपर में तो ग्राफ यहाँ पे खत्म थोड़ी ना हो रहा है और आगे जाता होगा ना। हाँ अरे हाँ, ले ऐसे डॉट 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 बना देता हूँ, कहीं पर भी ग्राफ हाँ खत्म तो हो ही नहीं सकता ना, बिकॉज अभी अपन ने टेम्परेचर कोई लास्ट टेम्परेचर थोड़ी ले डाला। हाँ। तो जिंक का कर्व भी देख, कोई खत्म थोड़ी हुआ है, तेरे को तो लगेगा जिंक का खत्म हो गया, अभी तो अभी जिंक का तीसरा फेज आना बाकी है, वो कहाँ आया इसके अंदर? तो जितना सच्ची काम का है एनसीईआरटी में उतना। आधे अधूरे बना रखे हैं। नहीं आधे अधूरे की जरूरत ही नहीं है ना, हमको तो सिर्फ ये मतलब है, अभी जैसे इस ए पॉइंट को डिस्कस करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारे को अभी ये कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, इनका ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, इसको हमारे लिए डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों कर्व को। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, अभी अपन उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। ग्राफ मैंने आपको बताया था ना, ओल्ड एनसीईआरटी में तो पूरी पूरी की पूरी सीरीज का दे रखा था, पर यूज ही नहीं है। मेरे को जितना यूज है मैंने बना दिया। इवन ये यहाँ पर मैग्नीशियम का दे रखा है एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन, मैं सच बताऊं हमारे को जरूरत ही नहीं है, ये इस ए पॉइंट को समझाने के लिए दे रखा है, जबकि हमारे को जरूरत तो एक्चुअली एल्यूमिनियम के साथ क्रोमियम की है, तो क्रोमियम का कर्व की यहाँ पर नहीं दे रखा, लेकिन हमारे को क्रोमियम का कर्व बनाने में बहुत ईजी हो जाएगा, हम तुरंत बना लेंगे। ये देखो क्रोमियम का इसमें ए पॉइंट को भी डिस्क्राइब कर रखा होगा। देखो ये फेज चेंज के बारे में बता रहा है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस टेक प्लेस, द टेम्परेचर एट विच सच इंडिकेट्स द इंक्रीज इन स्लोप, अ पॉजिटिव स्लाइड, जिंक से जिंक का मेल्टिंग इंडिकेटेड एब्रप्ट चेंज इन द कर्व, ये मैंने आपको अभी समझा दिया। और यहाँ पर ये बता दिया कि इसके लिए ऑक्साइड फॉर्मेशन के लिए कैसा कर्व बनता है, वो मैंने आपको समझा दिया। फिर डेल्टा जी की वैल्यू जब जीरो से क्रॉस हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम कहते हैं कि वो जो हाईली लीस्ट रिएक्टिव, हाईली क्या मतलब लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट के डेल्टा जी की वैल्यू क्रॉस हो जाती है, और उल्टा मेटल ऑक्साइड विल डिकम्पोज ऑन इट्स ओन, बल्कि हायर टेम्परेचर पे तो वो डिकम्पोज होने लग जाता है। ठीक है, ऐसा ही कर्व दुनिया में, ऐसा ही कर्व डेल्टा जी और किसी के लिए बना सकता है, सल्फाइड के लिए बना लो, हैलाइड के लिए बना, दुनिया में कोई भी रिएक्शन के लिए एलिंगम डायग्राम का कर्व बनाया जा सकता है। किसी की लिमिटेशन भी लिखी हुई है, लिमिटेशन क्या लिखी हुई है? द ग्राफ सिंपली इंडिकेट द whether a reaction is possible or not, that is the tendency of reduction with reducing agent is indicated।
This is so because it is based only on the thermodynamic aspect. It does not explain the kinetics of the reaction, यानी कि how fast, इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बात समझी मेरी? यहाँ पर हमने डेल्टा एच को मान लिया कि उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। लिखा है दिस इज सो बिकॉज इट इज बेस्ड ओनली ऑन थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट, इट डज नॉट एक्सप्लेन द काइनेटिक्स of the reduction process. It cannot answer the questions like how fast the reduction can proceed, how it explain why the reaction is sluggish when every species in its solid phase and smooth when ore melts down. ये बात तो मतलब, लेकिन इसमें तो नहीं लिखा, लेकिन हम जानते हैं कि अगर सॉलिड फेज में रिएक्शन होगी तो रिएक्शन स्लो होगी, लेकिन अगर सारे के सारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सब अगर मोल्टन फेज में आ गए तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, वो इसमें नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। It is interesting to note that here delta H enthalpy change and delta S values for every chemical reaction remains nearly constant even on varying temperature. मतलब हमने यहाँ पर डेल्टा S का जो कर्व बनाया, डेल्टा H तो खैर हमने कांस्टेंट ही मान लिया, और डेल्टा S को भी हमने वैसे देखा जाए तो हर जगह पर डेल्टा S में कोई ना कोई चेंज आना चाहिए, हर जगह पर डेल्टा S में थोड़ा चेंज आना चाहिए, लेकिन उन्होंने डेल्टा S के इतने वेरिएशंस को नेग्लेक्ट कर दिया, सिर्फ ये माना कि डेल्टा एस में मेजर चेंज उसके मेल्टिंग पे और बॉइलिंग पर आता है, तो ये इसका एक डीमेरिट हो गया। और क्या कहता है कि सो द ओनली डोमिनेटिंग वेरिएबल इन द इक्वेशन बिकम्स टेम्परेचर, केवल टेम्परेचर एक वेरिएबल बन गया। हाउएवर डेल्टा एस डिपेंड मच ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपाउंड, फिजिकल स्टेट चेंज होने पर, सॉलिड लिक्विड गैस चेंज होने पर डिपेंड फिर भी कर रहा है। सिंस एंट्रोपी डिपेंड्स ऑन द डिसऑर्डर और रैंडमनेस in the system, it will increase if the compound melts, that is solid से liquid, or vaporize, that is liquid से gas. Since the molecular randomness increases, लेकिन फिर भी molecular randomness जो होती है वो चेंज हो जाती है जब सॉलिड लिक्विड तो होती है, लेकिन randomness तब भी चेंज होती है जब टेम्परेचर चेंज होता है, तो वो इसने हमको जरूरत ही नहीं समझी इस ग्राफ के अंदर। The interpretation of delta G is based on delta G is equals to minus RT ln K. Thus it is presumed that the reactant the products are in equilibrium. ये जो उन्होंने कर्व बनाया है, ये कर्व इसको फॉलो करता है, इस इक्वेशन को, यानी कि, और ये इक्वेशन तभी लगती है जब वो इक्विलिब्रियम में होते हैं, ये जो रिएक्शंस हैं इक्विलिब्रियम में होती है, जबकि यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम में रिएक्शन हो। दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, लिखा है ना, बिकॉज द रिएक्टेंट द प्रोडक्ट मे बी सॉलिड, अगर कोई सॉलिड बन जाएगा तो रिएक्शन से बाहर, नो रिएक्शन टेक प्लेस। In commercial process, reactant products are in contact for a short time. जैसे ही प्रोडक्ट बना और वो सॉलिड फेज में बना, आउट, सिस्टम से आउट, तो वो इक्विलिब्रियम में कैसे रहेगा? तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं किसकी, एलिंगम डायग्राम। लेकिन एलिंगम डायग्राम की लिमिटेशन होने से हमारे फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि हमारे को सिर्फ ये देखना है कि इसके लिए सुटेबल रिएजेंट कौन सा है रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। और ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो मुझे लगता है कि आप सभी को क्लियर है। और यहाँ तक ये बात सभी बच्चों को क्लियर है या नहीं है, आप तो मुझे इतना सा बता दो। ये इस पॉइंट को भी डिफाइन कर रखा है, जो ए पॉइंट की बात हो रही है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैंने अभी तक ए पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं करा है, वो जो यहाँ पर ए डॉट बताया गया है ना, मैंने अभी तक इसको एक्सप्लेन नहीं किया, मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। क्या बताओ, यहाँ पर मैंने जो ये ग्राफ समझाया, आप में से हर एक बच्चे को समझ में आ गया या नहीं आ गया? ये देखो, बोलो, फेस चेंज तक का सभी बात को समझ में आ गई? यही चीज मैंने लिखवा रखी है, देखो यहाँ पर ये एलिंगम डायग्राम के जो ग्राफ है मैंने बना रखा है, और ये मैंने अलग अलग एलिमेंट्स के लिए बना लिया। डेल्टा जी मोर नेगेटिव, तो नीचे वाला जो होगा वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होगा, और जो ऊपर वाला होगा लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होगा, वो मैंने आपको समझा दिया। फेस ट्रांजिशन का कर्व मैंने बना दिया, यहाँ तक का मैंने आपको चीज समझा दिए, मतलब इस जगह तक की समझा दी, यहाँ तक। तो बोलो समझ में आ गई या नहीं आ गई? उसके बाद दो के बीच का कंपैरिजन वाला जो क्वेश्चन है वो अभी अपन को करना है, वो अपन ने अभी नहीं किया। बोलो यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो गई या नहीं हो गई बात? हाँ सर। हेलो, पक्के समझ में आ गई? ठीक है, तो इसके आगे के ये जो नोट्स हैं ये अभी हमारे कोई काम के नहीं है, इनको अपन हटा सकते हैं, पर हटाते नहीं है, चलो रहने देते हैं, क्योंकि नोट्स तो है ही, समझ में, आप रीड कर लेना, अच्छा है ना, समझ में आ जाएगा, कोई बुराई नहीं। हाँ बेटा जी, चले आगे। तो यहाँ तक हमने कर लिया, एलिंगम डायग्राम का आधे से ज्यादा हिस्सा हमने कर लिया है, बाकी जो हिस्सा है वो अपन नेक्स्ट टर्न के ऊपर पढ़ लेंगे।
क्या क्लियर है मेरी बात? ठीक है,